गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओपन पेज नंबर 12। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे गेमेटोजेनेसिस के बारे में और गेमेट्स अलग अलग टाइप से कैसे होते हैं। अब देखो पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम। अब ये वाले डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वाला जो डायग्राम है ये दिया है इन्होंने अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म एक ऐसे एनिमल का एग्जाम्पल है जो कि हर्माफ्रोडाइट होता है। दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके पास हैं, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी डायग्राम में दिखा है। अब देखो बी वाले में दिखा है इन्होंने कॉकरोच को। कॉकरोच एक हर्माफ्रोडाइट ना होकर एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग पाए जाते हैं। और मेल के अंदर पाया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि टेस्टिस, और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि ओवरी। अब देखो सी वाला डायग्राम। सी वाला जो एग्जांपल है ये कारा नाम के मोनोशियस प्लांट का एग्जांपल है। और मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल होता है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। इसीलिए अब तुम यहाँ देखोगे कि फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे ओवोनियम कहते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन जिसे एंथ्रीडियम कहते हैं एक ही प्लांट स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट है। अब देखो डी वाला एग्जाम्पल मार्केंशिया। मार्केंशिया में फीमेल और मेल दोनों थैलस अलग अलग हैं। इसका मतलब फीमेल स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर्स पर जनरेट होते हैं वो अलग होता है और मेल स्पोर्स जिस पर जनरेट होते हैं वो अलग होता है। इस फिनोमेना को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। इस डायग्राम में देखो यहाँ लिखा है आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर का मतलब होता है कि जिसमें फीमेल स्पोर्स डेवलप हों उसको कहेंगे आर्किगोनियोफोर, जिसमें मेल स्पोर्स डेवलप होंगे उसे कहेंगे एंथ्रीडियोफोर। और ये दोनों अलग अलग थैलस पर प्रेजेंट होते हैं। अगर तुम लोग को या तो थैलस का मतलब होता है लूज ऑर्गेनाइज टिश्यू मास, जो कि इन प्लांट्स में जिनको मार्केंशिया कहते हैं इनमें प्रेजेंट होता है। सबसे लास्ट वाला एग्जांपल देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ब्रैकेट में लिखा है स्वीट पोटैटो। तो ये फ्लावर में देखो स्टैमेन भी है और कार्पेल भी है, तो यानी कि एक इसका एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल है एक बाइसेक्सुअल प्लांट का। अब देखो पेज 13 पर एक टेबल है जिसमें कि इन्होंने क्या किया है कि कुछ कॉलम्स खाली छोड़े। जैसे ह्यूमन बींग्स है तो उसमें लिखा है कि क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में कितना होता है, गेमिट में कितना होता है। मियोसाइट बॉडी के उस सेल को कहते हैं जिसमें मियोसिस होने के बाद गेमिट बनेगा, यानी कि मियोसाइट हमेशा होगा 2n यानी डिप्लॉयड, और क्रोमोसोम कैसा गेमिट कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो हाउस फ्लाई में मियोसाइट की संख्या 12 है तो क्रोमोसोम की संख्या होगी 6। रेट में गेमिट में क्रोमोसोम की संख्या अगर 21 है तो मियोसाइट में संख्या कितनी होगी, 42। इसी तरह से तुम लोग बाकी वाले कॉलम से भर सकते हो, यानी कि इस साइड वाले जो हैं n उनका डबल इधर होगा 2n। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है गेमिट ट्रांसफर। गेमिट ट्रांसफर को अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाम दिया जाता है। ट्रांसफर का मतलब सिर्फ ये है कि वो दोनों गेमिट्स एक दूसरे के आस पास आ जाएं ताकि उनमें फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन हो जाए। इसको अलग अलग नाम भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि सिंगेमी। और देखो सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन इनको कई बार एक ही तरह से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि इनका एक ही अर्थ लिया जाता है, लेकिन असल में सिंगेमी का मतलब होता है, सिंगेमी मीन्स फ्यूजन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन का भी यही मतलब है। अच्छा, गेमिट ट्रांसफर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इस तरह से होता है कि स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और एक्सटर्नल मीडियम में वो फ्यूज करते हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और गैमीट्स इस तरह से भी हो सकते हैं कि वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में या फिर फीमेल कैविटी में जाकर ट्रांसफर होंगे, उसको कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स बॉडी के अंदर हो रहा है। अगर अंदर होता है बॉडी के तो उसे कहते हैं इनर फर्टिलाइजेशन, और अगर बॉडी के बाहर होता है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों के अपने अपने एडवांटेज है। देखो अगर इनर फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी का
तो मेल गैमीट्स कम संख्या में रिलीज होंगे तो भी वो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। और अगर एक्सटर्नल होते हैं तो उसमें डिसएडवांटेज ये रहता है कि उनको एक्सटर्नल मीडियम की जो हार्शनेस है या फिर जो प्रेडेटर्स हैं जो उन गैमीट्स को खा सकते हैं या फर्टिलाइज हुए एग्स को भी नष्ट कर सकते हैं, उनका खतरा रहता है। तो एक तरह से इनर फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या इनर फर्टिलाइजेशन, इसको इंटरनल लिख देते हैं, ये ज़्यादा सुपीरियर है। अब देखो पेज नंबर 13, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जो एग्जांपल दिया है वो दिया है एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ये वाले जो प्लांट्स हैं लोअर प्लांट्स कहलाते हैं। तो इसमें किसकी ज़रूरत होती है? इसमें ज़रूरत होती है वाटर मीडियम की। एक मीडियम चाहिए जो कि एक तरह की गैमीट्स को दूसरे तरह के गैमीट्स के पास लेके जाए। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि हायर प्लांट्स की तरफ जाते हैं या हायर एनिमल्स की तरफ जाते हैं तो उनके अंदर किस तरह से देखने को मिलता है कि एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। तो इसके लिए वो डिपेंडेंट हो जाते हैं किसके ऊपर? या तो एयर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर अगर प्लांट्स का केस देखें तो उनमें किस तरह से होता है, उसमें पॉपुलेशन होता है जिसको कि इंटरकोर्स भी कहते हैं, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी। इसकी वजह से गैमीट्स एक दूसरे के पास आकर फ्यूज होते हैं। प्लांट्स के केस में गैमीट्स के ट्रांसफर होने के मैकेनिज्म को कहते हैं पॉलिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिनेशन को कॉज करने वाले अलग अलग तरह के एजेंट्स होते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों तरह के। लिविंग में उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि अगर एनिमल्स कॉज कर रहे हैं तो जूफिली, ठीक है, बर्ड्स कॉज कर रहे हैं तो ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट्स कॉज कर रहे हैं तो एंटोमोफिली, और उसी तरह से अगर एयर करती है तो एनिमोफिली, वाटर करता है तो हाइड्रोफिली। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। पेज 13, फर्स्ट पैराग्राफ, गैमीट ट्रांसफर। There is a need for a medium through which the male gametes move. In several simple plants like algae, bryophytes and pteridophytes, what is the medium through which the gamete transfer takes place? Large number of the male gametes, however, fail to reach the female gametes. To compensate this loss of gametes during transport, number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes produced. तो यानी कि मेल गैमीट्स एक्सेसिव अमाउंट्स में इसीलिए रिलीज होते हैं क्योंकि वो मीडियम में ट्रांसपोर्ट होते हुए कुछ बेकार हो जाते हैं और कुछ नष्ट हो जाते हैं, यानी कि पहुंच नहीं पाते। अब आते हैं सीड प्लांट्स। इन सीड प्लांट्स pollen grains are the carriers of male gametes and ovules have the egg. Pollen grains produced in anthers therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. In bisexual self-fertilizing plants, pollen grains to the stigma is relatively easy as anthers and stigma are located close to each other. यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर स्टेमेन कार्पेल एक दूसरे के पास मौजूद है, तो गैमीट का जो ट्रांसफर है वो आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसे फ्लावर जिसमें कि या तो सिर्फ मेल पार्ट है यानी कि स्टेमेन है, या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट है यानी कि कार्पेल है, उनके अंदर ट्रांसपोर्ट होने का एक ही तरीका है जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कराने वाले एजेंट्स के नाम अभी अभी हमने डिस्कस किए। यहाँ देखो लिखा है, अ स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma. Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tubes carrying the male gametes reach the ovule and discharge the male gametes near the egg. In dioecious animals, since male and female gametes are formed in different individuals, organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. वो mechanism कौन सा होता है? Population. अब देखो यहाँ पर इन्होंने इन प्लांट्स की बात करी है। सपोज करो कि इसके pollen grain यहाँ पर ट्रांसफर हो गए और इसके pollen grain यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो pollen grain यहाँ गिरने के बाद क्या करते हैं, जर्मिनेट करके एक pollen ट्यूब बनाते हैं, और वो pollen ट्यूब मेल गैमीट को कहाँ लेके जाती है, ओवरी तक। इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है गैमेट्स का फ्यूजन या सिंगेमी, और सिंगेमी की वजह से दोनों गैमेट्स फ्यूज होने के बाद बनाते हैं पहला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं जाइगोट। जाइगोट पहला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम के 2 सेट प्रेजेंट हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है कि एक मेल गैमीट कैरी करता है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम और एक फीमेल गैमीट कैरी करता है दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, और दोनों फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं? 2 सेट, यानी कि डिप्लॉयड। और फिर ये जाइगोट मैच्योर होता है कई डिविजन्स जो कि माइटोटिक नेचर के होते हैं, क्लीवेज, और उसके बाद ये लीड करता है एम्ब्रियो में, और फिर ये एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। अगर प्लांट की बात होती है तो बनता है यहाँ पर प्लांट के सीड का एम्ब्रियो, और वो किसमें प्रेजेंट होता है? सीड में। एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड सीड। और दूसरी अगर एनिमल्स की बात करें तो दिस एम्ब्रियो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फीटस, फीटस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वूम्ब ऑफ द फीमेल मदर। अब देखो फर्टिलाइजेशन में इन्होंने क्या लिखा है? मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और इस तरह से जाइगोट बन गया। व्हाट वुड हैपन इफ सिंगेमी डज नॉट अकर? अगर सिंगेमी नहीं होगी तो गैमीट्स क्या हो जाएंगे? वेस्ट, डिजेनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इन्होंने पार्थिनोजेनेसिस के बारे में बताया, जिसमें लिजर्ड्स और टर्की का एग्जाम्पल दिया है। पार्थिनोजेनेसिस एक फिनोमिनन है, पार्थिनोजेनेसिस एक फिनोमिनन है जिसमें कि फीमेल गैमीट्स डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनाता है। फीमेल गैमीट डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि यहाँ पर मेल गैमीट की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह के फिनोमेना को पार्थिनोजेनेसिस कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, जिसके एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिए हुए। कौन कौन से एग्जांपल हैं? जैसे कि लिजर्ड्स, हनी बीज और रोटिफर्स। अब सिंगेमी कहाँ होती है? ये एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में इन्होंने यहाँ पर दिया है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना है तो दोनों ऑर्गेनिज्म को अपने गैमीट्स एक साथ रिलीज करने पड़ेंगे, तब जाके वो फ्यूज होंगे। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना है उस केस में भी दोनों के गैमीट्स को एक साथ मैच्योर होना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर पाए। ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बतानी है कि पेज नंबर 1.6 में ये जितने एग्जाम्पल्स दिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर अक्सर डायग्राम देकर लेबल करने के लिए आता है या इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो यहाँ दिया है वेयर डज सिंगेमी अकर इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेज एज वेल एज एम्फीबियन। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में कैसा है? ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसकी डिसएडवांटेज भी दिया है। मेजर डिसएडवांटेज दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इसके बाद बाकी सारे ऑर्गेनिज्म का लिखा है इन्होंने कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको एग कहा जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एग लेइंग ऑर्गेनिज्म की यानी कि ओविपेरस की, तो वो उस फर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकाल देते हैं और जब तक उससे यंग वन नहीं बाहर आता उसको क्या प्रोटेक्शन और वार्मथ देते हैं। उसको हम कहते एग हैं लेकिन असल में वो क्या है? वो फर्टिलाइज्ड एग है, क्योंकि उसके हैच होने के बाद उसके अंदर से यंग वन निकलेगा। ठीक है। एग वर्ड जो है बायोलॉजिकली स्ट्रिक्टली यूज़ किया जाता है फीमेल गैमेट के लिए, ना कि उसके लिए जिसको कि एग लेइंग ऑर्गेनिज्म यानी ओविपेरस जानवर बाहर निकालते हैं और उसको वार्मथ देते हैं यानी कि उसकी हैचिंग करते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो इसमें कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 15 पर देखो, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ के 5th लास्ट लाइन में इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन
Male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. In these, even though the number of sperms produced is very large, there is significant reduction in the number of eggs produced. In seed plants, however, non-motile and male gametes are carried to female gametes by pollen tubes. अब देखो एक साथ हवा में कितने सारे पॉलन ग्रेन्स प्लांट्स के फ्लावर रिलीज करते हैं, उसमें एकदम चांस फेनोमेना होता है कि कौन से पॉलन ग्रेन वहाँ पर जाकर सेटल होंगे, स्टिग्मा के ऊपर होंगे भी या नहीं होंगे। तो उसी तरह से प्लांट्स में होता है कि वाटर करंट के साथ क्या एप्रोप्रिएट स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन्स आएंगे, और आएंगे तो क्या वो फ्यूज़ होंगे। तो ये सब एकदम चांस फेनोमेना है, इसीलिए मेल गैमेट्स इतने एक्सेसिव नंबर में रिलीज होते हैं। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। जब दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं, दो हैप्लॉइड गैमेट, तो उसके बाद बनता है पहला डिप्लॉइड सेल जिसे कहते हैं जाइगोट। तो एक तो ये चीज़ बनती है, और दूसरा अब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद बनता है एम्ब्रियो, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था। तो जाइगोट में इन्होंने क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। कई बार क्या होता है, जाइगोट से पहले मियोसिस होता है, कई बार जाइगोट के बाद में मियोसिस होता है। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, 11वीं क्लास में। देखो कैसे, अगर हैप्लॉइड गैमीट्स हैं और इनके फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैसा था, ऑर्गेनिज्म के सेल कैसे थे, डिप्लॉइड, जिनको हम कहते हैं मियोसाइट। ये क्या है, गैमीट, ये क्या है, जाइगोट, ठीक है। अब ये डेवलप होने के बाद, चूंकि ये डिप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, वो जो एम्ब्रियो बनेगा और फर्दर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो सब कैसे होंगे, वो सब 2n होंगे, ठीक है। तो यानी कि हैप्लॉइड स्टेट से फिर एक बार आएगी। तो ये उन ऑर्गेनिज्म में है जिनकी लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉइड, यानी कि डोमिनेंट फेज डिप्लॉइड फेज है। तो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मियोसिस का प्रोसेस है वो जाइगोट फॉर्मेशन के पहले होता है, जब गैमेटोजेनेसिस होगा। और इसका रिवर्स केस वो है जो उनकी लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक, उनमें जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होगा। कैसे, सपोज करो कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी या सेल्स हैप्लॉइड है, अब वो सेल्स डायरेक्टली काम कर सकते हैं गैमीट्स के रूप में, और इन गैमीट्स के फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। लेकिन ऑर्गेनिज्म कैसा है, हैप्लॉइड है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस, और फिर जो सेल्स बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड, और ये सेल्स डेवलप हो सकते हैं एडल्ट ऑर्गेनिज्म में। तो यानी कि दो तरह का मियोसिस होता है, एक होता है पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस यानी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, और एक होता है प्री जाइगोटिक मियोसिस यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन के पहले, गैमेटोजेनेसिस के समय। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। सी जाइगोट वाले टॉपिक में लिखा है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज्ड टू। In organism belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. Desiccation का मतलब होता है ड्राइंग, क्योंकि अगर ड्राई हो जाएगा तो वो सेल क्या हो जाएगा, नष्ट। इसीलिए उसके चारों तरफ एक टफ लेयर बन जाती है फंजाई के केस में, और उसको हम क्या कहते हैं, सेल कोट, और स्ट्रक्चर को नाम देते हैं स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन होता है फंजाई में, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज भी स्पोर्ट्स में देखने में आता है कि जब अप्रोप्रिएट कंडीशंस ना मिले उससे पहले वो जर्मिनेट नहीं होता, उस फेज को कहते हैं रेस्टिंग फेज। इसके बाद ये वाला जो कंसेप्ट है वो मैंने तुम्हें अभी बताया। फिर दिया, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। तो ये एक तरह का क्या है, कड़ी है। Every sexual reproducing organism including human beings begin life as a single cell zygote.
इसके बाद नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनेगा? जाइगोट से फीटस बनने की जो प्रक्रिया है उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें इन्होंने 2 स्टेप बताए हैं, एक तो है सेल डिवीजन और दूसरा है सेल डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है? सेल डिवीजन प्रोसेस होता है माइटोसिस से, क्योंकि अभी अभी तुमने पढ़ा कि जो जाइगोट होता है वो एक डिप्लॉइड सेल होता है, पहला डिप्लॉइड सेल। अब इस एक सेल से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना है तो वो सेल डिवीजन के थ्रू ही बनेगा, और सेल डिवीजन का जो मेथड फॉलो होगा वो होगा माइटोसिस, यानी कि सारे सेल्स इसके जैसे ही आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इस तरह से डिवीजन होता जाएगा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब जब ये मास ऑफ सेल्स बन जाएगा इसके बाद होगा इसका फिर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हर सेल्स की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं जिनको हम जर्मिनल लेयर्स कहते हैं, जैसे सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, उससे अगले वाली मेसोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, ये डिफरेंशिएट होकर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? फेट। हर एक जर्मिनल लेयर का अलग अलग फेट होता है कि वो क्या बनाती है। ठीक है, जैसे कि सबसे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एंडोडर्म नाम की लेयर से बनते हैं, और एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? अगर तुम्हें याद हो उसे कहते हैं सीलम या फिर बॉडी कैविटी। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम चलते हैं आगे। एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस बेस्ड ऑन वेदर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी और द फीमेल पेरेंट और इनसाइड। तो यानी कि ये बात भी मैंने अभी डिस्कस की थी कि फर्टिलाइज किए हुए एग को अगर वो बाहर निकाल देते हैं बिना डेवलप किए, है ना, क्योंकि जो एग होता है, सपोज ये हैन का एग है और ये फर्टिलाइज किया हुआ है तभी ये बाहर आए, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर जाइगोट प्रेजेंट है जो कि मैच्योर होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन जो कि डेवलपिंग जाइगोट या एम्ब्रियो को क्या देगा? एनर्जी देगा, क्योंकि मदर से तो कनेक्टेड नहीं है, मदर तो खाली उसे वार्मथ दे रही है। जबकि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो कि विविपेरस होते हैं, जो यंग वंस को जन्म देते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उसमें कनेक्शन मदर्स के थ्रू होता है, यानी न्यूट्रिशन मदर से बेबी में जाएगा, है ना, चाहे वो रेस्पिरेटरी गैसेज हो, चाहे एक्सक्रीटरी मटेरियल का रिमूवल हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का ट्रांसफर हो, सब मदर के प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने इस तरह के कई बातें बताई। चलो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लाइन में। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग इज कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस शेल का मतलब है कि वो जो सबसे बाहर की लेयर होती है जो वाइट कलर की होती है वो कैल्शियम की बनी होती है, इसलिए उसे कैल्केरियस शेल कहते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है एनवायरमेंटल हैजार्ड से प्रोटेक्ट करना, यानी कि वो उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। Laid in a safe place in environment after a period of incubation, young ones hatch out. On the other hand, in viviparous animals, zygote develops into a young one inside the body of the female organism. After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. अब देखो, वो जो पीरियड होता है जिसमें कि यंग वंस डेवलप होते हैं उसको नाम देते हैं जेस्टेशन पीरियड, जिसमें कि जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है और वो एक यंग वन के रूप में बाहर रिलीज होता है। अब इन्होंने देखो फ्लावरिंग प्लांट्स का एग्जांपल दिया है, इसमें एक लास्ट लाइन भी दी इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में पेज 16 पर, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक ही यंग वन नॉर्मली एक प्रेगनेंसी में डेवलप होता है, लेकिन उसके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या फिर ओविपेरस एनिमल्स। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो मदर से वेल कनेक्टेड होता है थ्रू अ टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा के वो फंक्शंस होते हैं जो मैंने अभी बताए थे, वेस्ट रिमूवल, न्यूट्रिशन और गैसेस ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा वहाँ को वह एंटीबॉडीज भी देता है बेबी को, है ना, हार्मोनल कनेक्शन भी रहता है। तो और उसके अलावा जो वूम है, वूम में कई लेयर्स का प्रोटेक्शन भी प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल शॉक्स एंड प्रेशर्स से, तो इस वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। लास्ट पैराग्राफ देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। तो ओव्यूल कौन सा स्ट्रक्चर है? अगर हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े हुए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल जिसके अंदर प्रेजेंट था फीमेल गैमीट। अब इन फीमेल गैमीट्स में फिर फ्यूजन प्रेजेंट है, सपोज ये फीमेल गैमीट, ऊपर से पॉलन ट्यूब के थ्रू आ रहे हैं मेल गैमीट्स, तो वो मेल गैमीट्स किससे फ्यूज करेंगे फिर इस फीमेल गैमीट के थ्रू, तो मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, इसके बाद क्या बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। और ये जाइगोट फिर क्या बनाएगा एम्ब्रियो। ये सब चीजें कहाँ हो रही थी? इस ओव्यूल के अंदर। तो पहले जो ओव्यूल था वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा सीड, ठीक है, और फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा जाइगोट, जो फर्दर डेवलप होगा एम्ब्रियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो डबल होता है, एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल के साथ और एक फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिससे कि एंडोस्पर्म बनता है। वो एंडोस्पर्म जो कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। देखो इन्होंने और क्या क्या बताया। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टामेन्स ऑफ द फ्लावर्स विदर एंड फॉल ऑफ। उसका रीजन ये है कि उनका अभी कोई फंक्शन नहीं रहा। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड? ये तुम लोगों का होमवर्क है। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट। तो पिस्टिल अटैच क्यों रहेगा प्लांट से? क्योंकि उसके नीचे ही तो ओवरी प्रेजेंट है जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज हो रही है। जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड। ये मैंने अभी बात बताई। ओवरी प्रोटेक्ट्स द फ्रूट, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जिसको हम ओवरी कहते हैं, ये बाद में क्या बनाएगा फ्रूट। तो इसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है इसको हम क्या नाम देते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प आउटर लेयर है किसकी? ओवरी की, तब जबकि वो मैच्योर होकर फ्रूट बना चुकी है। डिस्पर्सल के बाद क्या होता है, यानी कि जब ये यहाँ से ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है और दूर दूर ट्रांसफर हो जाती है फ्रूट के फॉर्म में, तो ये सीड्स भी दूर दूर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। और ये सीड्स डिस्पर्सल के बाद एप्रोप्रिएट कंडीशंस या सरफेस मिलने के बाद क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे और नए प्लांट्स को जन्म देंगे। देखो फिगर 1.8 में इन्होंने कई तरह के ओवरीज दिखाई हैं जिनके अंदर सीड्स अरेंज हैं। यहाँ पर एस का मतलब है सीड और पी का मतलब क्या है? पेरिकार्प। पेरिकार्प मतलब लेयर, वो लेयर फ्रूट की जो कि प्रोटेक्ट करती है सीड्स को। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड। थैंक यू।